काश मैंने वक्त पे पढ़ लिया होता। काश मैंने सुपर टीचर्स की सुन ली होती। काश मैंने नेवर अगेन सेल में सुपर कोचिंग ले लिया होता। अब रिग्रेट नहीं, अपना फ्यूचर सेट करो विद नेवर अगेन सेल, जहां आपको मिलेगा 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी इस 27 से 30 अप्रैल। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक पास आपको मिलेगा सबसे कम दाम विद डबल वैलिडिटी, यानी 2 ईयर टेक्स्ट बुक पास आपको मिलेगा सिर्फ ₹249 में। तो अगर आप एसएससी, ईपीएफओ, यूपीएससी, डिफेंस, स्टेट पीएससी, इंजीनियरिंग, टीचिंग एंड बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस में टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यूपीएससी 2023 सिविल सर्विस का एग्जाम हमारा आने वाला है। मई में एग्जाम है, आपको पता है। आप बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे, लेकिन मन में कई बार सवाल उठता है कि किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। चलिए, अगर स्टैटिक के प्रश्नों की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेहतर माध्यम कोई हो ही नहीं सकता है जहां से आपको पता चले कि किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर के क्वेश्चंस को लेकर कई बार जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो वो करंट अफेयर नहीं रहा है। आपने 2022 से लेकर 2023 का जो करंट अफेयर पढ़ा है, उन टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आज इसी बात की थोड़ी सी जानकारी देने के लिए ये सेशन में आपके लिए लेकर आई हूँ। इस सेशन में हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपने पढ़ी होंगी, उन न्यूज में से किस तरह के प्रश्न जो है यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। और ये सिर्फ हम बातों के माध्यम से नहीं जानेंगे, बकायदा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के माध्यम से जानेंगे। मैं आपके लिए इस छोटे से सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आइए उनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। इसी के साथ ही आपके लिए 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं भी हैं वीडियो में, जो आपको दरअसल आने वाले एग्जाम की तैयारी करने में भी मदद करेगी। अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो तो भी आपको लगता होगा कि मैं हर महीने इतना ज्यादा करंट अफेयर पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तो किस तरह के सवाल बन सकते हैं, मैं क्या पढूं और क्या छोड़ूं, तो ये वाली वीडियो देखिए, आपको बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज अबाउट मी, और इसी के साथ जो है आप मुझे एडिटोरियल चर्चा वाले प्रोग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये दरअसल अभी रात को आता है, लेकिन हम टाइमिंग चेंज करने के बारे में विचार कर रहे हैं। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि अगर टाइमिंग बदलती है तो आप मुझे ये ना कहें कि मैम ने तो टाइमिंग दूसरी बताई थी। अगर आप मेरे इस एडिटोरियल चर्चा प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेरी वेलकम। हम बहुत डिटेल में यहाँ पर जो है एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर चर्चा करते हैं। ये प्रोग्राम लाइव आता है और इस प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने करंट अफेयर की प्रिपरेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। टाइमिंग के बारे में जानने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और मैं वीडियो के एंड में आपको एक स्कैन कोड भी दिखा दूंगी जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि आपके सामने 2 जो है स्टेटमेंट दी गई हैं और उनमें से आपको इनकरेक्ट क्या है ये बताना है, राइट है। तो सबसे पहली बात, जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए होते हैं कि करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। कई बार सिर्फ इसकी वजह से पूरा क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली फर्टिलाइजर्स, राइट, ये बहुत ज्यादा न्यूज में थे। फर्टिलाइजर्स के प्राइस काफी बढ़ गए थे। इसके अलावा आप देखोगे गवर्नमेंट की तरफ से जो बेसिकली एक फर्टिलाइजर की स्कीम है, उसको मोर जो है जुडिशियस करने की भी कोशिश की जा रही है। लिक्विड यूरिया भी न्यूज में था, दैट्स वाई जो बेसिकली टॉपिक है इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए इस पे प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो यूरिया है, यूरिया फॉर्म्स मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर कंज्यूम्ड इन इंडिया, यानी कि भाई जितने भी उर्वरक भारत में प्रयोग होते हैं उसमें से 2/3 आपका जो है यूरिया प्रयोग होता है, या यूरिया की फॉर्म में जो फर्टिलाइजर होता है। ये कह रहा है मोर देन 90% ऑफ द नाइट्रोजन फ्रॉम यूरिया इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट एंड वेरी लेस वेस्टेड ड्यू टू द लीचिंग, वॉलेटाइजेशन एंड रन ऑफ, यानी कि भाई जो भी यूरिया के द्वारा आपने उर्वरक पौधे के अंदर डाला है, 90% जो है पौधे के द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है, करीब 10% जो है वो आपका लीचिंग वगैरह से जो है वेस्ट होता है। आपसे क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है, यानी कि गलत पूछा गया है, तो आइए देखते हैं।
देखो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, आपने कितनी बार पढ़ा भी होगा कि भारत के किसान जो उर्वरक यूज करते हैं, दरअसल वो स्कीम में एक खामी है। वो खामी ये है कि हम यूरिया को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं पौधों के लिए आवश्यक, उन पर कम ध्यान दिया जाता है। इसी को बैलेंस करने की तरफ सरकार जो है नई नई इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है। जैसे मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड एक आया था, जहाँ पे मृदा की हेल्थ के अकॉर्डिंगली बताया जाएगा कि कौन कौन से उर्वरक देने जरूरी है। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया लिक्विड यूरिया न्यूज में था। व्हाई? एक्चुअली रीजन यही था, ये जो सॉलिड यूरिया होता है ना, ये ना मोस्टली लीच आउट हो जाता है पौधों के द्वारा, केवल 35 से 45% ही यूटिलाइज हो पाता है। बाकी एक्चुअली जो है आपका लीच आउट हो जाता है, ग्राउंड वाटर के अंदर नाइट्रेट का कंटामिनेशन भी इसकी वजह से हो जाता है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये दरअसल गलत है, और क्योंकि गलत ही यहाँ पर पूछा गया है तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 2 ओनली हो जाएगा, राइट है। तो आप देखेंगे बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसी के साथ ही अपने जो है आंसर को कमेंट सेक्शन में भी बताते जाइए, फिर मैच कीजिए कि भाई आपका जो है कितना आंसर ठीक हुआ है और कितना गलत हुआ है। आइए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया था वीडियो में है आपके लिए एक जबरदस्त जानकारी, और वो है नेवर अगेन सेल। जी हाँ, 27 से लेकर 30 अप्रैल तक नेवर अगेन सेल जो है टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है, जहां पर आप सुपर कोचिंग को 18 महीने की वैलिडिटी के साथ केवल 21,000 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपने सिर्फ क्या करना है, प्राची सी जो फैकल्टी कोड है ये आपने यूज करना है, PRACHIC, और आपको 18 महीने की वैलिडिटी के साथ यूपीएससी के पूरे जो है फाउंडेशन कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सीसेट और करंट अफेयर की जो है अवेलेबिलिटी यहाँ पर हो जाती है। आइए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल के बारे में वह फिर से बात करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड है आईसीसी, राइट, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको जो है बताना है। क्या पूछा गया इस बार, करेक्ट पूछा गया है। तो भाई आईसीसी तो बहुत प्रकार से न्यूज में था, तो दैट्स व्हाई क्वेश्चन तो बनता है। अच्छा जी, यहाँ पे बोलो, देखो पहला जो बेसिकली स्टेटमेंट लिखा गया है वो है इट कॉमनली रिफर टू एज अ वर्ल्ड कोर्ट। भाई इसको जनरली क्या है, एक तरीके से विश्व न्यायालय के रूप में जाना जाता है। फिर ये कह रहा है इट डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू अरेस्ट सस्पेक्ट्स ऑफ द वॉर क्राइम्स। भाई जिन्होंने युद्ध अपराध किए हैं उसमें जो लोग सस्पेक्ट हैं उनको गिरफ्तार करने की जो है कैपेसिटी इसके पास नहीं है। फिर ये कह रहा है इट इज द कोर्ट ऑफ लास्ट रिजोर्ट फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ जेनोसाइड एंड द क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, है ना। यदि मानवता के खिलाफ कुछ अपराध किए गए हैं, राइट है, अगर जेनोसाइड वगैरह का जो है अपराध हुआ है तो ये बेसिकली आपका लास्ट रिजोर्ट माना जाता है, वैसा कोर्ट है। आइए देखते हैं इसके बारे में। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहला कहा गया भाई इसको वर्ल्ड कोर्ट के रूप में भी रेफर किया जाता है, नहीं, एक्चुअली एक इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट भी है, राइट है। तो आपको हमेशा जो आईजेसी है और जो आईसीसी है इन दोनों के बीच के डिफरेंस को याद करना चाहिए। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट जो ये कहती है कि युद्ध अपराधियों के लिए जो लोग सस्पेक्ट है उनको ये गिरफ्तार नहीं कर सकता, ये बिल्कुल ठीक बात है। दरअसल कई बार आईसीसी के द्वारा कुछ फैसले दिए जाते हैं वो इम्प्लीमेंट होते ही नहीं है, राइट है। इसका वन ऑफ द रीजन है कि उनके पास वैसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट करवा सके, तो गिरफ्तारी तो नहीं होती है, सही बात है। इसके बाद बोला गया है कि अगर ह्यूमैनिटी है, जेनोसाइड के जो बेसिकली आपराधिक मामले हैं तो उनके प्रति ये लास्ट रिजोर्ट माना जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तो दरअसल ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक हो जाता है। करेक्ट पूछा गया है तो 2 और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी जो है हमारा यहाँ पे आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी कि यूएन क्लोज के बारे में क्वेश्चन आया है। देखिए 30/30 इनिशिएटिव हमने पढ़ा था, बहुत महत्वपूर्ण था, और मैंने आपको तब भी बोला था यूएन क्लोज से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय निकाय होते हैं या कुछ हमारी महत्वपूर्ण कन्वेंशंस होती है या संधियां होती हैं उनसे किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। जैसे अगर हम कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज की बात करें तो इसके बारे में 3 स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है
It is the only international convention which stipulates a framework for state jurisdiction in the maritime space. क्या कह रहा है भाई, ये इकलौती ऐसी अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन है जो बेसिकली मैरिटाइम स्पेस के अंदर एक स्टेट जुरिस्डिक्शन के फ्रेमवर्क के बारे में बात करती है। दूसरा स्टेटमेंट है द यूनाइटेड नेशन हैज डायरेक्ट ऑपरेशनल रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन। भाई संयुक्त राष्ट्र का सीधा सीधा रोल है इसको इम्प्लीमेंट करवाने में। और फिर ये कह रहा है इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई द यूएन क्लोज। देखो भारत पहली कंट्री नहीं है, ठीक है, भारत ने थोड़ा सा लेट रेटिफाई किया था, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरी बात अगर आप देखोगे यूनाइटेड नेशन का डायरेक्टली कोई ऐसा रोल नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करवाने में, तो ये देखिए गलत है, आपका केवल 1 ठीक होता है। तो दरअसल यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो आपका 1 आंसर होना चाहिए, ठीक है जी। तो देखो इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, और जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्था को पढ़े तो भारत के प्रति जो भी फैक्ट बनते हैं उनको जरूर जो है यहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ अगर आप बहुत सारे एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जो है टेक्स्ट बुक पास को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको 2 जो है प्रकार की चॉइस यहाँ पर देते हैं। टेक्स्ट बुक इज ऑल अबाउट चॉइस। देखिए बिगेस्ट डील एवर है, अगर आप टेक्स्ट बुक पास जो है ज्वाइन करना चाहते हैं 2 साल के लिए तो आप 2 to 4 रुपीज में कर सकते हो। अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करना चाहते हो प्रो बेनिफिट्स के साथ तो ये 2 साल का आप जो है 539 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको फैकल्टी कोड जो यूज करना है वो है PRACHICPASS, प्राची सी पास अगर आप यूज करेंगे तो द बिग फिनाले सेल के अंदर आप जो है 2 to 4 में 2 साल के टेक्स्ट बुक पास को अवेल कर पाएंगे। चलिए ये एक बहुत अच्छी न्यूज थी। अब जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट टू मैरी है ना, बेसिकली अपनी चॉइस के पर्सन से आप कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट करता है। देखो सेम सेक्स मैरिज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला लंबित है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप देखोगे तो जो आपका बेसिकली आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 की हम बात करें तो बेसिकली बहुत सारी फ्रीडम आपको यहाँ पे दी गई है, राइट है। आर्टिकल नंबर 19 के तहत बहुत सारी फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 21 स्पेसिफिकली कहता है राइट टू लिव विद डिग्निटी, और अगर डिग्निटी के साथ जीवन जीना है तो आपको अपनी पसंद की शादी करने का, अपने पसंद के पार्टनर को चुनने का अधिकार होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एजुकेशनल राइट और राइट टू फ्रीडम है, इसमें से जो सबसे सही बैठता है वो आपका राइट टू फ्रीडम बैठता है, ठीक है। तो अपनी पसंद के व्यक्ति से आप विवाह कर सकते हैं, ये आपका राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर अगेन देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि जो बेसिकली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसेंटली एक रिपोर्ट जो है पेश की गई थी, उस रिपोर्ट में मेजर फाइंडिंग्स किस बारे में थी, ठीक है जी। आपको जो है यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, प्लीज ध्यान रखिएगा, हम इनकरेक्ट ऑप्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए एफएओ ने क्या कहा, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल सोर्स फूड होते हैं वो हेल्प करते हैं रिड्यूस ओबेसिटी एंड डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन द अडल्ट्स। देखो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल सोर्स फूड होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा, ठीक है। नाम से भी पता कर सकते हो कि कौन कौन से वो फूड होते हैं। आपका बेसिकली पोल्ट्री है, मिल्क बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स है, राइट है। तो यस एक्चुअली काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच वो फूड होता है, और बेसिकली वो कहीं ना कोई ओबेसिटी या फिर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, फॉर एग्जाम्पल जो बेसिकली डायबिटीज वगैरह, उसको रिड्यूस करने में देखो हेल्प तो करता है। तो ये स्टेटमेंट तो मैंने आपको साथ ही सॉल्व करा दी, यस दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा ये कह रहा है द रिपोर्ट प्रमोटेड द रिसेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ सेल कल्चर्ड मीट एंड प्लांट बेस्ड फूड। तो देखो क्या कह रहा है भाई, रिपोर्ट में प्रमोट किया गया है कि जो आपका सेल कल्चर्ड एक मीट होता है या जो प्लांट बेस्ड हम एक फूड बना रहे हैं उसको, राइट है। देखते हैं फिर ये कह रहा है रॉयल जेली, पोलन और हनी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके बेसिकली TASF जो है हमें वाइल्ड एनिमल से मिलता है। ओके जी, यस ये तो है ही भाई एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया है ना। तो अगर हम इनकरेक्ट की बात करें तो देखो जो ये वाली स्टेटमेंट है ना, ये तो आपकी बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो सेल कल्चर्ड मीट था इसके बारे में एफओ ने ये कहा था, देखो टेस्ट आपको सिमिलर लग सकता है
लेकिन जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना वो सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो जो कन्वेंशनल हमारी फूड सोर्सेस थी वो ज़्यादा बेहतर है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इनकरेक्ट की बात करें तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, ये और ये हमारी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परफेक्ट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया था कि इको सेंसिटिव जोन को लेकर आपका कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। देखो इको सेंसिटिव जोन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। हाई कोर्ट में मामला गया, उसके बाद आप देखोगे अभी अपना कोर्ट के अंदर जो आपका एपेक्स कोर्ट है मामला बदला भी गया है, अपने फैसले में उन्होंने चेंज किया है। तो इट वॉज इन न्यूज़ एक्चुअली, काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह भी देखे गए थे। तो देखते हैं, पूछा गया है करंटली माइनिंग एक्टिविटीज आर रिस्ट्रिक्टेड इन द नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द 1 किलोमीटर इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन एरिया अराउंड देम। भाई जो माइनिंग वगैरह से गतिविधियां हैं संबंधित वो जो है आपकी यहाँ पर बैन है। चलिए दूसरा कह रहा है द मैंडेटरी 1 किलोमीटर इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन एरिया इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस वेयर इवन अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर द डेवलपमेंट हैज इश्यूड, है ना। भाई क्या कह रहा है, देखो अगर किसी एरिया के लिए कोई डेवलपमेंट रिलेटेड सिर्फ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी इश्यू कर दी गई है तो फिर वहाँ पे ये जो 1 किलोमीटर वाला ESZ वाला एक बेसिकली आप कहेंगे एक शर्त है, एक कंडीशन है, वो एप्लीकेबल नहीं होता। यस एक्चुअली एपेक्स कोर्ट के द्वारा यही अपने फैसले में चेंज किया गया था, ठीक है जी। तो दरअसल आप देखोगे, जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए फटाफट। हाँ जी, तो आप देखोगे ये बिल्कुल ठीक बात है, माइनिंग बैन है और ये तो ठीक है ही क्योंकि इसकी वजह से तो ये न्यूज़ में ही था। यहाँ पर बेसिकली करेक्ट अगर पूछा गया है तो बोथ 1 और 2 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसी तरीके के जो है प्यारे प्यारे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। इसके बाद पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम जनधन योजना। तो दरअसल प्रधानमंत्री जनधन योजना न्यूज में थी क्योंकि जो एक्सीडेंटल क्लेम इस योजना के तहत आपको मिलता है, इस बैंक अकाउंट के साथ जो आपको मिलता है उसको लेकर कुछ डाटा आया था। आइए देखते हैं योजना के बारे में आप कितना जानते हैं। तो पहले बात तो है नो प्रीमियम इज चार्ज फ्रॉम अकाउंट होल्डर्स फॉर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ठीक है जी। तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए कोई प्रीमियम आपके अकाउंट से चार्ज नहीं किया जाता यदि जनधन खाता आपका है, ठीक है जी। साथ में सॉल्व करते जाइएगा, कमेंट सेक्शन में आपने आंसर देना है अपना, ठीक है जी। फिर कह रहा है टू अवेल द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस द बेनिफिशियरी मस्ट हैव परफॉर्म्ड एटलीस्ट वन सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन यूजिंग द कार्ड इन द 90 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ द एक्सीडेंट। भाई अगर आपको ये इंश्योरेंस का जो है लाभ उठाना है तो 90 दिन जो है उस डेट से आपने कार्ड का यूज करके कुछ तो ट्रांजैक्शन किया हो। तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है इट ऑफर्स द एक्सीडेंटल कवर ऑफ द 5 लाख टू द अकाउंट होल्डर। भाई 5 लाख का जो एक्सीडेंटल कवरेज ये देता है। फिर कह रहा है इट हैड ओवर 90% सेटलमेंट रेट फॉर द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। क्या कहा है भाई, जितने भी एक्सीडेंटल क्लेम हुए हैं 90% की सेटलमेंट हो चुकी है, ठीक है। दरअसल न्यूज में इसीलिए था कि ये जो सेटलमेंट हुई थी ये केवल 50% थी, ठीक है जी। तो हमारा ना फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाता है। न्यूज़ में था इसीलिए कि प्रधानमंत्री जो ये बेसिकली जनधन योजना खाते हैं इनके तहत जो एक्सीडेंटल कवरेज को लेकर क्लेम किए जा रहे हैं उसमें से सिर्फ 50% की सेटलमेंट हुई है। 600 650 के लगभग जो है क्लेम किए गए थे, 300 समथिंग जो है मामले यहाँ पे सेटल हुए थे। तो ये स्टेटमेंट अगर गलत हो जाता है तो हमारा डी ऑप्शन तो देखिए चला गया, लेकिन अभी भी 3 ऑप्शन के बीच में फाइट तो है। अगर आपको ये पता हो कि यहाँ पे ये 5 लाख नहीं है, अगर आपको ये पता हो कि ये 5 लाख नहीं है तो आप देखोगे तीसरा स्टेटमेंट भी अब चला गया। अब आपका होमवर्क ये है कि यदि ये 5 लाख नहीं है तो ये कितना है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। गलत है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है जी। और जब ये चला गया तो 1 और 2 तो अपने आप ही आंसर निकल कर आ गया, राइट है। अगर आप सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट में सॉल्व कर लेते हैं तो भी आपका प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है जी। बढ़िया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना जो एक्सीडेंटल कवर इसके तहत मिलता है, क्योंकि 5 लाख का तो नहीं मिलता। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है FIR, राइट है। FIR कब न्यूज़ में नहीं होता, तो FIR के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसके संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं।
The term FIR is not defined in the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure CRPC 1973। भाई ना तो आपके CRPC में और ना ही आपकी दंड संहिता में जो आपकी बेसिकली प्राथमिकी होती है, राइट है, तो आपकी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है उसको लेकर डेफिनेशन नहीं दी हुई है, डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। चलो ठीक है, फिर कह रहा है अ पर्सन कैन ऑल्सो मेक अ कंप्लेंट टू द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इफ द पुलिस डज नथिंग टू इन्फोर्स द लॉ। भाई अगर पुलिस यहाँ पे अपना काम नहीं कर रही है तो आप जो है राज्य मानव अधिकार जो है बेसिकली कमीशन में या फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार कमीशन में भी जो है अपना एक कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो, ठीक है। बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में कौन सा सही है कौन सा गलत है। हाँ जी जल्दी, ओके ठीक है मैं बताती हूँ। देखिए ये बिल्कुल ठीक है, आईपीसी या सीआरपीसी कहीं पर भी एफआईआर को डिफाइन नहीं किया गया है और ये भी बात ठीक है, अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही है तो आपका एक अधिकार बनता है कि आप मानवीय अधिकार कमीशन में जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। करेक्ट पूछा गया है तो 1 and 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। देखो करेक्ट और इनकरेक्ट का बहुत ध्यान रखना है, इससे पूरा का पूरा प्रश्न बदल जाता है, सही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, कुछ मैच तो फॉलोइंग वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं, है ना। देखो बहुत सारे ना टेक्नोलॉजी न्यूज में है, अब वो टेक्नोलॉजी किस संदर्भ में न्यूज में है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इसी पे क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो एक टेक्नोलॉजी है बेसिकली प्रिडिक्टर डिस्कवरी एल्गोरिदम, PDA, राइट है, इट्स नॉट पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन, इट्स प्रिडिक्टर डिस्कवरी एल्गोरिदम, याद रखिएगा इसको। एक दूसरा है आपका टोकामक, राइट है, मैंने अपनी पेड करंट अफेयर की क्लासेस में इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया था। स्टील्थ टेक्नोलॉजी हम कितनी बार इसको पढ़ चुके हैं। देन बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस, राइट है जी। ये जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी न्यूज में थी, किस फील्ड से रिलेटेड थी देखते हैं। देखिए जो आपका PDA है, यस ये भारतीय मानसून से संबंधित एक प्रेडिक्टेबिलिटी को लेकर आपकी जो है बेसिकली तकनीक है, दिस इज राइट, ये आपका बिल्कुल सही है। टोकामक की बात करें तो यस न्यूक्लियो फ्यूजन को लेकर जो भी हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड हमने टोकामक के बारे में बात की थी, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी कि एक तरीके से छुपने की क्षमता, भाई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को किससे छुपना है, लेकिन हाँ दुश्मन की रडार से अगर मिलिट्री वेपन्स को छुपना है वो समझ में आता है, तो ये आपका गलत है, ठीक है जी, ये आपका गलत है। फिर बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियर फिजन पावर प्लांट बिल्कुल नहीं, न्यूक्लियस की बात कर रहा है। न्यूक्लियस यानी कि कहीं ना कहीं जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, DNA से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, तो ये एक्चुअली जेनेटिक जो आपकी इंजीनियरिंग है उससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड नहीं है। तो आपके बेसिकली सिर्फ 2 पेयर सही है, पहला और दूसरा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। 4 टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको पता हो तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, इसीलिए यूपीएससी जो है जाना जाता है, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा, राइट है। फिर भाई आजकल पेयर वाले क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं, है ना। हमने देखा लास्ट टाइम उन्होंने पेयर वाले ऑप्शन दे दिए, एक वैसा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, तो देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया भाई हड़प्पन साइट कुछ दी गई है, तो कौन सी वो साइट है और बेसिकली किस लोकेशन पे मिलती है ये आपको बताना है। तो हड़प्पा राइट है, कहाँ पर है, पंजाब पाकिस्तान में, सही लग रहा है मुझे, तो आपको क्या लग रहा है जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। राखीगढ़ी मध्य प्रदेश में थोड़ा डाउट है ना भाई, ये तो नहीं लग रहा। धोलावीरा गुजरात में, यस दिस इज राइट, ओके। फिर कालीबंगन उत्तर प्रदेश में, ये भी नहीं ठीक है ना भाई। आपका कालीबंगन कहाँ है, हाँ जी उत्तर प्रदेश में तो नहीं है ना, राजस्थान में है क्या, इट सीम्स सो राइट। अच्छा राखीगढ़ी कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, दिस इज अगेन योर होमवर्क, राखीगढ़ी कहाँ पर है। तो अगर आप देखोगे आपका पहला पेयर ठीक है, आपका तीसरा पेयर ठीक है, लेकिन दूसरा और चौथा ठीक नहीं है, तो प्रश्न में आपके सिर्फ 2 पेयर करेक्टली मैच करते हैं, तो ओनली 2 पेयर आपका आंसर होना चाहिए, राइट। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ओनली 2 पेयर, ठीक है। तो देखिए हमने हर प्रकार का प्रश्न यहाँ पर डिस्कस किया है, हमने मैचिंग वाले क्वेश्चन भी देखे हैं, हमने पेयर वाले क्वेश्चन देखे,
2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखे, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी हमने देखे। दिस इज सिमिलर टू यूपीएससी का एग्जाम का जो पैटर्न होता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। जितना भी आप पढ़ते हो तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, इसको ध्यान में रख के पढ़िएगा। आसान हो जाएगा करंट अफेयर पढ़ना, रिवाइज करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कहाँ फोकस करना है कहाँ नहीं। अगर इस तरह की करंट अफेयर की क्लासेस आप चाहते हैं क्वेश्चंस बेस में और लेकर आऊं, तो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। 2000 जो है व्यूज़ का टारगेट मैं इनिशियली रख रही हूँ। अगर आप 2000 व्यूज़ का टारगेट पूरा करते हैं तो हम जो है इस तरह के प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए आपको क्वेश्चन कैसे लगे। और हाँ, भूलिएगा नहीं, मैंने आपको क्या बताया, हमारी चल रही है नेवर अगेन सेल 27 से लेकर 30 अप्रैल तक, जहां पर आप बेसिकली जीएस कोर्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट, सी सेट, करंट अफेयर, मंथली मैगजीन, आपके स्टडी नोट्स, मॉक प्रैक्टिसेस, मीन्स आंसर राइटिंग, लाइव क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्राप्त कर सकते हैं। वो भी भाई 1 साल के लिए नहीं, 18 महीने की वैलिडिटी के साथ, राइट। कितने में? सिर्फ 21,000 रुपए में। बहुत रेपुटेड फैकल्टीज आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स की पूरी टीम आपके साथ जो है हाथ से हाथ मिलाकर लगी हुई है। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको फैकल्टी कोड प्राची सी यूज करना है, PRACHIC, एंड जो है इस कोर्स को आपने जो है ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसकी पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हैं, मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ अगर एडिटोरियल पे चर्चा प्रोग्राम को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे द्वारा टेलीग्राम पे लिंक भी शेयर किया जाता है। वीडियो की टाइमिंग्स भी आपको पता चल जाएंगी। जो बाकी के सेशंस में लेती हूँ उनके टाइमिंग में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। और टारगेट है 2000 व्यू का। अगर आप इसी तरह के एमसीक्यू की प्रैक्टिस के प्रोग्राम को चाहते हैं कि हम डेली बेसिस पर लेकर आए, इट्स गिव एंड टेक। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगी। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और इस देश के लिए आपको बहुत कुछ करना है तो मेहनत भी करते रहिए। जय हिंद।